गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल सागर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा आ गई है, उसमें लग रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर को बहुत जल्दी भूल चुके हैं एंड वो अब बार बार अगेन एंड अगेन इंडिया को फालतू की धमकियाँ दे रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर ने कहा था कि हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वॉर करेंगे। हम इंडिया अगर दूसरी बार अगर युद्ध होता भारत से तो हम इंडिया की सबसे पहले जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब रिसेंटली उनके पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। सो रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने एक्चुअली अपने शब्दों में तक वार्निंग दी है इंडिया को, वार्निंग टू इंडिया दैट एनी मूव मेड टू चेंज द फ्लो ऑफ इंडस, उस पर उन्होंने कहा है विल बी टॉट अ लेसन इन सच दैट यू विल बी लेफ्ट होल्डिंग योर ईयर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये था कि हम जो अपर रिपेरियन रिवर्स हैं जो कि इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करने देंगे 80% और सिर्फ 20% हमारे यूज़ के लिए होगा। और हमको इनके अंदर जो वाटर लेवल्स का डेटा होता है वो भी पाकिस्तान के साथ टाइमली शेयर करना होता है। लेकिन क्योंकि अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है तो इंडिया अब जितना चाहे पानी को डाइवर्ट कर सकता है, पानी को रोक सकता है, यह सारा पानी अपने दूसरी रिवर्स में डाइवर्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान इसके ऊपर काफ़ी खफा है इस बात को लेके कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। अब वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर इंडस का पानी रोका, अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो वो फिर भारत के ऊपर ऐसा मुँह तोड़ जवाब देंगे जिसका भारत उम्मीद नहीं कर रहा होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक लॉ स्टेट है और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया का कहीं से भी सामना नहीं कर सकता है। साथ ही उनके एक और मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इफ़ प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी अनाउंसेस एन अटैक ऑन इंडस ही अटैक्स आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर एंड आवर सिविलाइजेशन। मतलब वो अपनी आवाम को बताना चाह रहे हैं कि हमारे पानी के ऊपर अगर उन्होंने हमला किया तो हमारे इतिहास पे हमला होगा, हमारी सभ्यता पे हमला होगा, हमारी सिविलाइजेशन पे हमला होगा। जबकि वो भूल चुके हैं कि उनका इतिहास, उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन एक्चुअली भारत की है। खैर उन्हें कब कौन समझाए इतनी बात जाके। आगे उन्होंने ये भी कहा है, इफ़ अ वॉर इज़ वेज्ड then we will send a message to the Modi government that we do not retreat, we do not bow down, and if you dare think about launching an attack on Indus River, then people of every province of Pakistan will be ready to confront you। इसका अगर मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊं कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर युद्ध होता है तो हम मोदी सरकार को ये जवाब देंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर उन्होंने ये सोचा भी कि अगर इंडस के ऊपर कोई भी हमला करेंगे तो पाकिस्तान के हर प्रांत का हर इंसान उनसे लड़ने के लिए तैयार है। खैर युद्ध में तो हमने वो देख ही लिया था कि उन्होंने अपने 9 एयरबेस उड़वा लिए थे और सारे अपने रडार सिस्टम भी डिस्ट्रॉय करवा लिए थे। पाकिस्तानी टेरर कैंप्स जिनको बचा के रख रहे थे वो भी उनके ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान अब हमारे लिए फ्रॉम एन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू कोई इफेक्टिवली बड़ा थ्रेट है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर थ्रेट है, लेकिन वो मोस्ट डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते इंडिया के खिलाफ। अगर हम इस एनालिसिस को देखें, सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के एनालिसिस को, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली एयर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक दोबारा कन्फ्रंटेशन होगा और वो इस बार ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा बड़ा होगा। कई लोग उससे कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0। एंड इस बार जो फर्स्ट अटैक होगा वो माना जा रहा है कि हो सकता है इंडिया की तरफ से किया जाए। आप देख रहे होंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जा चुकी है भारत के द्वारा। तो आने वाले समय में स्पेशली अक्टूबर एंड नवंबर में जब इंडस वाटर की ऊपर वाली 3 रिवर्स के अंदर वाटर लेवल नीचे गिरेगा और पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत होने लगेगी तो हमें देखने को मिल सकता है कि दोबारा एक वॉर लाइक कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अराइज हो। लेट्स होप ऐसा ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा होगा। मूविंग ऑन, अगली खबर भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। खबर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बलूच टेरर ग्रुप दैट इज़ BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है।
अब हम जानते हैं कि BLA क्या है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार कर देने से उस पर क्या असर होता है। तो जैसी खबर आपको मैंने बताई है कि USA हैज़ डेजिग्नेटेड पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड इट्स विंग मजीद ब्रिगेड जो है वो BLA की एक सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, उनको करार दिया गया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO। BLA जो था ऑलरेडी पहले भी वो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट था 2019 से USA के अंदर, लेकिन अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल कहना तो खैर इस पोस्ट के ही तौहीम होगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो US दौरे पे गए थे, तो उनके बीच में कुछ समझौते हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी USA एंड पाकिस्तान के बीच में। उनका एक जो ट्रेड डील है वो भी साइन की जा चुकी है। तो अब बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और ट्रेड डील के तहत US से उनको कैप्चर करना चाहता है, वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए USA ने ज़रूर ये कदम उठाया होगा। अब हम जानते हैं कि इसका क्या असर होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को FTO डिक्लेयर करने से, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर करने से क्या उस पर असर होता है। नंबर 1, किसी भी तरह का सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करार कर दी जाएगी USA के अंदर। अब सपोर्ट जो है वो किसी भी प्रकार सकता है, तो चाहे वो लॉजिस्टिकल हो, आपको सामान दे, इंटेलिजेंस हो, आपको इन्फॉर्मेशन दे, या फाइनेंशियली हो, आप उन्हें पैसा दें, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सपोर्ट करता है तो वो एक क्रिमिनल माना जाएगा। साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एसेट्स अगर USA के अंदर है तो उन्हें फ्रीज़ किया जा सकता है। साथ ही उनको अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट, डॉलर्स का यूज़ करना, इन सब से उनको दूर रखा जा सकता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही क्योंकि हम जानते हैं कि USA एक तरह से ग्लोबल पावर है, और अगर US किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है तो इंटरनेशनली उसे आइसोलेट करना आसान हो जाता है उस देश के लिए। जैसे कि ये रिसेंटली इंडिया की डिमांड पे USA ने TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे पहलगाम अटैक में जो भारत के अंदर हुआ था। अब थोड़ा सा बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, और बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कि ये जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये अगर पाकिस्तान का मैप है, पाकिस्तान का मैप 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ सिंध, दिस इज़ खैबर पख्तूनख्वा एंड दिस इज़ बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान है वो अफ़गानिस्तान एंड ईरान दोनों से बॉर्डर करता है, और ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो हाई अमाउंट में डिपॉजिट्स हैं, दैट इज़ ऑफ गैस, ऑयल, कॉपर एंड गोल्ड के, एंड मोस्टली दीज रिसोर्सेज आर अनटैप्ड रिसोर्सेज। इनको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा आज़ादी के बाद से ही, आफ्टर 1947 यहाँ पे हमेशा से ही इंस्टेबिलिटी रही है, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है पाकिस्तानी आर्मी और बलूच लीडर्स के बीच में। तो इस वजह से इस जगह के अंदर कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई, इन रिसोर्सेज को कभी टैप किया ही नहीं जा सका। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल प्रोविंस है, लेकिन इसकी जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह पिछड़ी हुई है, और इसके अंदर रहने वाली पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तानी पॉपुलेशन के सिर्फ 3.6% है। मतलब सबसे बड़ा प्रांत है ये, साइज़ में भी, रिसोर्सेज में भी, लेकिन इसके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है, सिर्फ ऑलमोस्ट 4% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। इसकी अगर हम हिस्ट्री जाने तो जब ब्रिटिशर्स इसको छोड़ के गए थे, उसके बाद जो ये बलूच एरिया, इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, ये इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने 1948 के अंदर फोर्सफुली यहाँ पे इन्वेड किया और इसको अपना हिस्सा बना लिया, और उसके बाद से ही जो वहाँ के ट्राइबल लीडर्स, सरदार हैं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है, क्योंकि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है वो पंजाब प्रोविंस के द्वारा डोमिनेट की जाती है, और वो बाकी सब पे अत्याचार करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। तो इस वजह से वो अपना अलग देश बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान नाम से। 2005 के अंदर बलूचिस्तान ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई थी, और उसके बाद से बलूचिस्तान
सुर्खियों में रहता है जब भी कोई अटैक वो करते हैं और क्लेम करते हैं। मूविंग ऑन, अगली खबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूएसए का जो प्रेसिडेंट हैं आप सब जानते हैं, ट्रम्प, रिसेंटली लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि जो देश की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी उनकी, उसके अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और जो एक कैपिटल होती है किसी भी देश की, वो उस देश का सबसे बेस्ट सिटी होना चाहिए, वो उस देश का मिरर होता है, वो उस देश का एपिसेंटर होता है पूरी दुनिया के लिए। अब वो चाहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो बिल्कुल क्राइम फ्री हो जाए और सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही सेफ़ इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो। तो इस वजह से उन्होंने जो यूएसए के अंदर नेशनल गार्ड्स होते हैं उनको इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में डिप्लॉय कर दिया है। नेशनल गार्ड्स जो है वो सीधा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, एंड जो नेशनल गार्ड्स होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर है सेंटर। यूएसए के अंदर सेंट्रल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे फेडरल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अब पुलिस और नेशनल गार्ड्स दोनों मिलके जो क्राइम को एड्रेस करेंगे वॉशिंगटन डीसी में और उसको जड़ से ख़त्म करेंगे। अब मंडे को उनकी डिप्लॉयमेंट हुई थी एंड आते ही उन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग से आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और वो अब जितने भी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के वो क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आते ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया जो इन सब क्राइम्स में लिंक्ड थे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब आने वाले महीने के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल रिलेंटलेसली परस्यू, ट्रंप जो प्रशासन है वो पूरा जोर लगाकर अरेस्ट एवरी वॉलेंट क्रिमिनल इन द डिस्ट्रिक्ट हु ब्रेक्स द लॉ, हर उस हिंसक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जाएगी जो लॉ को तोड़ता है, जो नागरिकों की सुरक्षा को कम करता है और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको खतरा पहुंचाता है। तो ऐसे तो अब उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान क्रिएट करने की कोशिश की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉशिंगटन डीसी को कम्प्लीटली क्राइम फ्री करने के लिए। और मेरी नज़र में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि किसी भी देश की कैपिटल उसकी बेस्ट सिटी होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो मूव है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह सक्सेसफुल हो और इसको लोकल सिटीजन्स का भी फुल सपोर्ट मिले, क्योंकि तभी अगर लोकल सिटीजन का सपोर्ट मिलेगा तभी ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा। मूविंग ऑन, अगली खबर इंडिया यूएस रिलेशन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मोदी नेक्स्ट मंथ मोस्ट लाइकली विल गो इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द UNGA मीटिंग। UNGA का मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं वो UNGA के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ UNSC में डिस्कस किए जाते हैं एंड जनरल इश्यूज़ UNGA में डिस्कस किए जाते हैं। तो UNGA की मीटिंग है और प्रधानमंत्री मोदी इसका पार्ट होंगे। और माना ये जा रहा है कि इस दौरे का शायद मेन उद्देश्य UNGA के अंदर भाग लेना ना हो, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का मेन उद्देश्य शायद ये होगा कि जितने भी इस समय ट्रेड को लेके इंडिया और USA के बीच में जो दरार आई हुई है, जैसे कि आप सब जानते हैं USA ने 50% टैरिफ लगा दिए इंडियन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर USA में, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इंडियन ट्रेड को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि इन ट्रेड डिफरेंस को ख़त्म किया जाए और मोस्ट लाइकली एक ट्रेड डील अनाउंस की जाए जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा। होप इंडिया और USA एक अच्छी ट्रेड डील को बहुत जल्द से जल्द कंक्लूड कर पाएँ जो कि दोनों ही कंट्रीज़ के फेवर में हो। मूविंग ऑन, आज की लास्ट खबर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि विद इन नेक्स्ट 8 मंथ्स पूरे दिल्ली NCR रीजन के अंदर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सबको शेल्टर्स में मूव कर दिया जाए। दिल्ली NCR की सड़कों पे एक भी आवारा कुत्ता नहीं दिखना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, कॉमन नागरिक जो जानवर से प्यार करते हैं,
जिनको लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमेन डिसीजन है, उन्होंने रोष प्रदर्शन निकाला इंडिया गेट एंड सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और कई लोगों ने रिट पिटिशंस भी फाइल की हैं। एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने अब एग्री किया है कि अब वो इस पिटिशन को सुनेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो ठीक है, वो अलाइन करता है 2024 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जो कहता था कि हमें एनिमल्स को कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बन सकें और एक अच्छे आर्गूमेंट प्रेजेंट कर सकें कभी भी डिबेट्स एंड डिस्कशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।